क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम देख चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं और आज इस वीडियो में हमारा जो ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो लास्ट, वो था शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मतलब यहाँ पर शिल्प या फिर जो भी चीज़ें थी वो उत्पादन होती थी, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि शिल्प जो कार्य होते हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित होता है। तो उनमें क्या क्या सम्मिलित होता है, उनमें मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोहरे निर्माण, बाट बनाना, ये सब किसमें सम्मिलित होता है? ये शिल्प कार्यों में सम्मिलित होता है। ओके, उसके बाद हम होते हैं कि मनके। अब मनकों का निर्माण कैसे किया जाता है, मतलब मनके जो होते हैं उन्हें बनाने में कौन कौन से सामान लगते हैं? कार्नेलियन, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे सुंदर लाल रंग का पत्थर बोलते हैं। ओके, उसके बाद जैस्पर, क्वार्टर, सैलकेडी, पत्थर, तांबा, कांसा। अब ये कांसा क्या होता है? तो कांसा तांबा प्लस टीन, मतलब इन दोनों का मिश्रण होता है जिससे कांसा बनता है, मतलब इसे मिश्रित धातु भी बोल सकते हैं। उसके बाद सोने, ठीक है, जैसे धातु, फयांस, पक्की मिट्टी, इन सब का प्रयोग जो होता है वो मनके बनाने में किया जाता है। ओके, अब मनके कैसे बनाया जाता है, मतलब इनका आकार वाकार कैसा होता है? तो मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मनके बहुत सारे आकार के होते हैं। समझ लो कि कोई मनके मतलब अपनी नॉर्मल भाषा में मोतियाँ। ठीक है, तो मनके कैसे होते हैं? जैसे गोल भी होते हैं, स्टार जैसे भी हो सकते हैं, मोतिया कई प्रकार के होते हैं, ढोलाकार, बेलनाकार, मतलब बहुत सारी चीज़ के, मतलब बहुत सारे आकार के मनके बन सकते हैं। उसके बाद ये जो मनके होते थे, मतलब ये मोती होते थे, इस पर क्या की जाती थी? इस पर चित्रकारी की जाती थी। तो आपको पता चल गया मनके क्या होता है। अब मैं इसे एक बार बता भी देती हूँ कि मनके क्या होता है। तो ये है हमारे मनके। ठीक है, मतलब ये मोतियों की माला है जो कि हम आज भी नॉर्मली कई बार देखते हैं। उसके बाद ये ढोलाकार, ठीक, ये गोल वाले। तो ये क्या है? मनके, मतलब ये बहुत अलग अलग आकार के होते थे। अब उसके बाद मनके बनाने में एक और तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या है? वो ये है कि सेलखेड़ी। सेलखेड़ी क्या होता है? सेल का एक मधु या फिर बहुत मुलायम पत्थर होता है। ठीक, तो उसको क्या करते हैं, उससे आसानी से मनके बनाए जा सकते हैं। उसका लेप बनाते हैं और साँचे होते हैं। साँचे कैसे? जैसे कि मुझे गोल मोती बनाना है तो एक गोल साँचा होगा जिसमें मैं ये डालूंगी इसका लेप और वो गोल मनका बन जाएगा। तो ऐसे सेलखेड़ी से क्या बनाए जाते थे? मनके बनाए जाते थे, जो कि बहुत आसान होता था। ओके, अब उसके बाद एक और हम देखते हैं कार्नेलियन। कार्नेलियन क्या होता है? तो ये लाल रंग का होता है, ठीक है, लेकिन ये कच्चा माल कैसा होता है? इसका पीला कलर का होता है। ये होता पीले कलर का है, लेकिन बाद में इसे जब आग में पकाते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक, उसके बाद ये जब लाल हो जाता है पककर, तो इसकी घिसाई की जाती है, पॉलिश की जाती है। और अब कोई मोती है तो मोती तो कलनी गोल तो हो ही नहीं सकता, इसमें छेद की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसमें छेद करके यह प्रक्रिया क्या होती है? पूरी होती है। तो हमने दो प्रक्रिया देखी, एक तो सेलखेड़ी पत्थर से कैसे बनाया जाता है और ये जो कार्नेलियन है इससे कैसे बनाया जाता है। ठीक, अब कार्नेलियन भी देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। तो ये जो ये कार्नेलियन से बने बर्तन है, तो आप देख सकते हैं ये कैसे हैं। ये लाल रंग का है, लेकिन ये कब हुआ लाल रंग का? आग में पकाने के बाद इससे लाल रंग प्राप्त किया, पहले ये पीले रंग का ही होता है। उसके बाद है चोंदड़ो। और हाल ही में धोलावीरा में छेद करने के उपकरण मिले, मतलब कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि छेद करने के उपकरण कहाँ से मिले? तो चोंदड़ो लोथल से मिले। ठीक, उसके बाद ये नागेश्वर और जो बालाकोट बस्तियाँ है, ये कहाँ पर? ये समुद्र तट के सीमित स्थित है। ओके, अभी जो माल तैयार होता था उसे कहाँ भेजा जाता था? तो चोंदड़ो हो गया, लोथल हो गया, यहाँ पर तो माल तैयार करते थे, लेकिन ये माल जैसे कि बन जाता था, मनके बन जाते थे, शंख बन जाते थे। ठीक है, तो इन्हें कहाँ भेजा जाता था? इन्हें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहरी केंद्रों में भेजा जाता था, ताकि वहाँ के लोग इनका उपयोग कर सकें। केंद्रों की पहचान, उत्पादन केंद्रों की पहचान। ठीक, तो ये क्या है? मतलब हम कैसे पहचाना पुरातात्विकों ने कि कहाँ पर वस्तु को उत्पादन किया जाता था, मतलब वस्तुएं कहाँ पर बनाई जाती थी। तो इन्होंने कैसे पता चला कि समझ लो कि यहाँ पर कोई कारखाना है, ओके, यहाँ पर बर्तन वगैरह बनते हैं मिट्टी के। तो अब ये लोग क्या करेंगे? जो भी यहाँ की जो वस्तुएं बचेगी उसे यहीं के स्थान पर फेंकेंगे। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर बना रहे और दूर जाकर फेंकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कचरा, कूड़ा, कच्चा माल या फिर त्यागी हुई वस्तु मिलती थी, तो उससे क्या पता चलता था? उससे ये पता चलता था कि यहाँ पर कोई वस्तु का निर्माण होता था। ओके,
और ये जो त्यागी हुई वस्तु थी, जो कूड़ा करकट था, ये सबसे अच्छा संकेत था। अब यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन स्थान पर फेंक दिए जाते थे। मतलब समझ लो कि वो शंख या फिर पत्थर से कुछ वस्तुएं बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन वस्तुओं को पास में ही फेंक देते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उत्पादन होता है, मतलब ये उत्पादन केंद्र है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे पुरातत्ववादियों ने उत्पादन केंद्रों को पहचाना या फिर उनकी पहचान की। ठीक है, अब हमारा 6 पॉइंट है माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ। मतलब माल प्राप्त कैसे करते थे, कच्चा माल, वस्तुएं तो हम बना रहे हैं, लेकिन जो कच्चा माल होता था या फिर माल होता था उसे हम कैसे प्राप्त करते थे, हमें ये बताना है। तो कैसे करते थे, शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। अब कुछ भी हम उत्पादन करेंगे तो उसके लिए हमें कच्चा माल तो चाहिए ही। ठीक है, तो हमें जो कच्चा माल में जैसे मिट्टी होती थी वो तो हमें आसपास के इलाकों से ही मिल जाती थी, उसके लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। लेकिन बहुत सारी ऐसी वस्तु होती थी जो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। ठीक है, जैसे कि पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, ये हमें कहाँ से मंगवानी पड़ती थी, जोड़ों के मैदानों से मंगवानी पड़ती थी। तो अभी किस प्रकार से मंगवाते थे, तो ये देखते हैं। तो स्थल मार्ग द्वारा परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन था। स्थल मार्ग मतलब जमीन द्वारा। ठीक, और इसके अलावा सिंधु और उसकी उपनदी भी थी, वहाँ से भी क्या होता था, ये लोग सामान मंगवाते थे। मतलब ये स्थल मार्ग के संग जल मार्ग का भी यूज़ करते थे। तो हमने पढ़ा कि ये लोग सामान मंगवाने के लिए किस किस चीज़ों का या फिर किन परिवहनों का यूज़ करते थे। ओके, अब हमारा पॉइंट है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। मतलब उपमहाद्वीप के भी आगे से जो माल आता था उसमें कौन कौन सा माल आता था, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हड़प्पई वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। कैसे, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट जो है वहाँ से हमें क्या मिलता था, शंख मिलता था। और ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये ऑब्जेक्टिव बनने के पूरे चांस है यहाँ पर, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो हम लिख देते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव कई बार बनते हैं, तो हमें ये छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखनी है। तो नागेश्वर और बालाकोट से क्या मिलते थे, शंख मिलते थे। अफगानिस्तान में शेतुगही जो है वहाँ से क्या मिलता है, वहाँ से हमें नीले रंग का लाजमणि मिलता है। ठीक, और लोथल से हमें क्या मिला है, कार्निलियन, जो कि गुजरात में मिला है। सेलखेड़ी दक्षिण राजस्थान से मिला है, और जो धातु है वो भी हमें राजस्थान से मिली है। ओके, तो हमें याद रखना है कि कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए और क्या है, जो खेतड़ी है जो कि राजस्थान में, वो तांबे के लिए फेमस है और कई बार ये मैप में भी पूछा जाता है। ओके, तो हमें ये भी हमेशा याद रखना है। और जो सोना है वो कहाँ से लाया जाता था, तो सोना दक्षिण भारत से लाया जाता था। ओके, अब एक अगला पॉइंट, दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क। दूरस्थ क्षेत्रों से मतलब जो दूर दूर क्षेत्र है उनसे भी क्या हमारा संपर्क था, मतलब हड़प्पई वासियों का संपर्क था, हमें ये बताना है। तो हाँ, हमें ऐसे साक्ष्य मिले। कैसे साक्ष्य मिले कि उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे जो तांबा जो है वो कहाँ से लाया जाता था, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर से अमोन से लाया जाता था। ठीक है, और अमोन में और जो हड़प्पा की जो वस्तु है उसमें नकल के अंश मिले हैं, मतलब यहाँ की वस्तुएं एक समान देखने को मिली है। उदाहरण के लिए हम कैसे नकल के अंश मिले, एक हड़प्पाई मधुबान मिला है जिसमें काली मोटी मिट्टी की परत चढ़ी हुई है, जो कि हमें कहाँ से मिला है, अमोन से मिला है, लेकिन वो है कहाँ से, हड़प्पा का है। और उसके बाद हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जो मेसोपोटामिया थी सभ्यता, जो कि हम 11th में पढ़ चुके हैं, उसका भी संबंध कहीं ना कहीं हमारे भारत की हड़प्पा सभ्यता से था, ऐसे हमें साक्ष्य मिले। तो हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि भारत की जो हड़प्पा सभ्यता है उसका संबंध दूर दूर के क्षेत्रों से भी था। अब हम देख लेते हैं कि अमोन से जो मिला है बर्तन वो कैसा है, तो हम इसको डायग्राम में एक बार देखेंगे। तो ये है हमारा डायग्राम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये काला है और उस पर मोटी परत चढ़ी हुई है, जो कि कहाँ से बनाया हुआ है, जो कि हड़प्पा में बनाया गया है। ओके, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है मोहरे, लिपि तथा बाट। ये 7 पॉइंट है और इसका 7.1 वो क्या है, मोहरे तथा मुद्रांकन। अब ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, जब लंबी दूरी, मतलब पास में तो हम व्यापार आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब लंबी लंबी दूरी पर व्यापार होता है तो उसे सुविधाजनक या फिर आसान बनाने के लिए हम मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो
अब उदाहरण देखते हैं हम। तो क्या करते हैं, सामान से भरा एक थैला होता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए क्या करते हैं, उसके मुख पर रस्सी लपेटकर उस पर गारा लगाते हैं और फिर मुद्रा उस पर दबाते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी छाप उस पर छूट जाती है। इससे क्या होता है, अगर वो छाप सही सलामत है तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा माल सुरक्षित है, और अगर उसके संग कुछ हुआ है तो हमें पता चल जाता है कि इसके संग छेड़छाड़ हुई है। उसके बाद जब मुद्रा लगाई जाती थी तो इससे पहचान भी होती थी कि ये सामान किसके द्वारा भेजा गया। अब ये होता कैसा था वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें दी गई है ये सील। तो इसमें क्या करते थे, जैसे कि एक बोरा है तो इस पर पहले मिट्टी लपेट देते थे और फिर इस पत्थर को इस पर दबा देते थे, जिससे इस पर जो भी ये निशान है ये इस पर छप जाते थे और ये पहचान कराते थे कि किसके द्वारा भेजे गए हैं। ओके, तो आपने देख लिया कि मोहरें किस प्रकार सहयोग करती थी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में। ओके, अब है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक रहस्यमय लिपि। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कैसे एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया है, क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। ठीक, तो ये लिपि कैसी थी, ये लिपि चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, उसके बाद ये कैसे लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर कैसे, जैसे कि हम नॉर्मली इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये लोग किधर से लिखते हैं, ये लोग इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग उर्दू देखा होगा ना, कई बार लोग जो पढ़ते हैं वो ऐसा उल्टी तरफ से ही लिखते हैं, तो ऐसे। उसके बाद इसके चिन्हों की संख्या कितनी थी, 375 से 400। ठीक है, और उसके बाद ये आज तक नहीं पढ़ी गई। तो ये चित्रात्मक लिपि होती कैसी थी हम ये देखते हैं एक बार। तो ये है चित्रात्मक लिपि। ठीक है, जो कि चित्र बने हुए, और ये कोई चित्र नहीं है, ये क्या है, ये हड़प्पा वासियों की लिपि है। ठीक, आई होप आपको समझ में आई होगी कि एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया है, क्योंकि इसे अभी तक नहीं पढ़ा गया। मतलब इसे कोई भी नहीं जानता कि लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी या किस प्रकार से इसे पढ़ा जाता था। अब है हमारा बाट क्या है, तो बाट जो है वो चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किस पत्थर से बनाए जाते थे, चाट नामक, जो कि ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है। अब ये निशान रहित होते थे और घनाकार आकार के होते थे। घनाकार मतलब ऐसे चौकोट आकार के होते थे, और इस निशान मतलब इस पर कोई भी निशान नहीं होता था। इनका जो निचला मानदंड होता था, निचला मतलब ये जो नीचे का भाग होता था वो कैसा होता था, द्विआधारी मतलब दो दो, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, ऐसा। और ऊपरी जो होता था वो कैसा होता था, दशमलव प्रणाली का अनुसरण कराता था। अब क्वेश्चन ये बनता था, हमने पढ़ तो लिया कि बाट किस प्रकार से बनाया जाता था, कैसा होता था, लेकिन अब पॉइंट ये है कि बाटों का प्रयोग किस में करते थे। तो बाटों का प्रयोग किस में करते थे, मन के और आभूषण तोलने के लिए क्या करते थे, बाटों का प्रयोग किया जाता था। ओके, अब है हमारा अगला पॉइंट, वो है कलिंगम का भ्रम। अभी कलिंगम कौन था और इसको क्या भ्रम था, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कलिंगम थे। ठीक, उसके बाद इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में भी माना जाता है या फिर जाना जाता है। अब इनका भ्रम क्या था हमें ये बताना है। तो एक अंग्रेज ने क्या किया था, कलिंगम को एक हड़प्पाई मोहर दी थी। ठीक है, और उस मोहर को इन्होंने क्या किया, इन्हें जहाँ तक पता था इन्होंने उसे उस दिनांक का बता दिया, जबकि इनका जो अनुमान था वो कैसा रहा, असफल या फिर गलत सिद्ध हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इनका ऐसा मानना था कि जो बस सभ्यता को उदय हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो गंगा घाटी के शहरों से हुआ है। तो इसलिए इन्होंने गलत बताया कि ये इससे पहले की सभ्यता नहीं रही। ओके, तो ये था कलिंगम का भ्रम। इनका ये मानना था कि गंगा नदी के घाटी से जो शहर पनपे हैं वहीं से ही इसकी स्टार्टिंग हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था, इसके पहले भी बहुत सारी सभ्यता रही है। ओके, तो हमने पढ़ लिया कलिंगम क्या था, उनका भ्रम क्या था, जो कि एग्जाम में आता है। आई होप आपको समझ में आए। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, वो एक नवीन प्राचीन सभ्यता। अब ये हम लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में चैप्टर की शुरुआत में ही उसकी स्टार्टिंग बताई गई होती है। ठीक, तो हम पढ़ते हैं ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक प्राचीन सभ्यता थी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसकी खोज कब और कैसे की गई। तो इसकी खोज कब की गई थी, हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में की गई थी। ठीक, और किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और 1922 में किसकी खोज की गई थी, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, जो कि रखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। और इन दोनों ने किसके नेतृत्व में किया था, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन दोनों ने इन दोनों सभ्यताओं की
खोज की थी। ओके, अब सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र कौन से? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जो है इसके प्रसिद्ध केंद्र है। अब हमें इनसे जानकारी, इस सभ्यता की जानकारी किस प्रकार से मिली है? तो यहाँ की जो खुदाई में जो इमारतें मिली है, मृतभांड मिले, औजार मिले, आभूषण मिले, इन सब से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो आई होप आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद जब हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इन सारे चैप्टरों के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बनाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो से ज़्यादा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।